Hello friends, good evening all. I Pankaj Devda welcome you to समर्पण एजुकेशन हब जैतारण। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने इंग्लिश के इम्पोर्टेंस, इंग्लिश कैसे सीखते हैं उसके बारे में पढ़ा था। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने कुछ समझाया था आपको। इस क्लास में अपन सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के अलग अलग टाइप, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले सेंटेंस सीखना जरूरी है। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, ये सभी चीज़ें अपन को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। इसके बिना अपन को इंग्लिश सीखना थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप आराम से उस चीज़ को सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसी को अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ठीक है, सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस की डेफिनेशन होती है मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ 2 and more वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। दोस्तों, इस चीज को आराम से समझना है। A meaningful sequence of 2 and more words is called sentence। देखो, इस जो ये डेफिनेशन है इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि जो सेंटेंस की डेफिनेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को एक वाक्य कहते हैं, है ना। तो अपन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मीनिंगफुल, सेकेंड है अ सीक्वेंस, एंड थर्ड इज 2 and more वर्ड्स। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक सेंटेंस क्या होता है ये समझना है तो सबसे पहले अपन को सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मीनिंगफुल, इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड होने चाहिए, लेकिन उसका एक क्या निकलना चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सीक्वेंस होना चाहिए। जो 2 या 2 से ज्यादा अपन ने वर्ड लिए उनका क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। और ये आपको पता ही है 2 and more वर्ड्स, इन तीनों चीजों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। जैसे कोई भी वर्ड लिया, उसके साथ में एक और वर्ड ऐड किया और एक और वर्ड ऐड किया, ये सभी मिलके क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका एक सेंस निकलना चाहिए। सेंस मतलब इसका एक मतलब निकलना चाहिए। अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। मतलब सेंटेंस क्या होता है, ये शब्दों का एक ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों, शब्दों का एक ग्रुप होता है जिनको हम साथ में रखते हैं। जिनको हम साथ में रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि एक उसका अर्थ निकल सके, मतलब निकल सके। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। मतलब कुछ शब्दों का एक ग्रुप होता है जिनको हम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को साथ में रखते हैं ताकि उनका एक मतलब समझ सके, मीन निकल सके। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस के टाइप होते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स, उनकी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल्स, उसके द्वारा अपन सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस के अलग अलग प्रकार समझने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब उनके, सबसे पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। सबसे पहला टाइप इंपॉर्टेंट है ना। मोस्टली जब टेंस पढ़ते हैं अपन तो ये चीज अपन को पढ़नी पड़ेगी। ये जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट है। जब अपन टेंस पढ़ते हैं, जब अपन वॉइस पढ़ते हैं, जब अपन नरेशन पढ़ते हैं, तो ये टाइप
बहुत हेल्प करती है, जिसमें अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज सेंटेंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। वापस इसके सब कैटेगरी है। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो पर्पज के हिसाब से अगर सेंटेंस को देखा जाए तो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्पज के अकॉर्डिंग 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव, या इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ होता है ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ होता है इंपेरेटिव। इनको अपन आगे अगली स्लाइड में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स। दोस्तों ये जो चीज है अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, ये अगर आप 5वीं क्लास में हो, 5वीं से लेके 12वीं कक्षा तक, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5वीं क्लास में हो, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, अगर आप एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो तो उसके लिए ये टाइप समझना आपको बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, इसमें अगर देखें तो पहला टाइप हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस के टाइप पढ़े तो सबसे उसका पहला टाइप होता है सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट होता है कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फोर्थ होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइप हो गया, नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म। दोस्तों मोस्टली तो अपन ये टाइप पढ़ते हैं, मोस्टली बुक्स में ये टाइप होता है कि सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, इंपेरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। मोस्ट ऑफ बुक्स में अपन ये 5 टाइप पढ़ते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस को अपन और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, इसके टाइप्स को और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म। फॉर्म में पहला हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया पीरियोडिक सेंटेंस और दूसरा हो गया लूज सेंटेंस। इन सब चीज़ों को अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर कंप्लीटनेस, उनकी कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं दोस्तों? फर्स्ट टाइप हो गया फुल या कंप्लीट सेंटेंस, सेकंड टाइप हो गया इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब पूर्ण वाक्य और अपूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य और अधूरा वाक्य, ये भी सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप हो गया अकॉर्डिंग टू देयर प्रीडिकेट्स पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब प्रीडिकेट की पोजीशन कहां पे है, वो भी एक सेंटेंस के टाइप होता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप हो गया इक्वेशनल सेंटेंस, डिस्क्रिप्शनल सेंटेंस और एक्शनल सेंटेंस। दोस्तों अगर अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज जरूरी है समझनी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक शिक्षक हो, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंग्लिश सब्जेक्ट की कंपटीशन तैयारी कर रहा है टीचर के अकॉर्डिंग, तो अपन को ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लास ओनली सिर्फ 4th ग्रेड या उन स्टूडेंट के लिए नहीं है। फ्रेंड्स इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके। हाँ दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, वापस एक बार देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? सेंटेंस मेनली 5 टाइप्स के, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू देयर कंप्लीटनेस एंड लास्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर प्रीडिकेट पोजीशन ऑफ द सेंटेंस।
ये इंपॉर्टेंट टाइप हो गए दोस्तों। पर्पस के अकॉर्डिंग हो गए 5 टाइप के, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप के, फॉर्म के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स, कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग 2 टाइप, और लास्ट प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग, प्रेडिकेट की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं। नेक्स्ट, अब अपन जो ये अपन ने 5 टाइप पढ़े और उनके जो सब टाइप पढ़े उनको एक एक करके आराम से समझते हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि सेंटेंस बनाते कैसे है। अगर आपको इंग्लिश में कोई वाक्य बनाना है तो उसको बनाते कैसे, ये चीज अपन लास्ट में देखेंगे। अभी सबसे पहले अपन देखते हैं अलग अलग टाइप के सेंटेंस, ठीक है। ओके दोस्तों, जो अपन ने फर्स्ट टाइप देखा था अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट टाइप अपन ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट टाइप पढ़ा था अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड स्ट्रक्चर, उनके पर्पस या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में देखा था। फर्स्ट क्या होता है? असर्टिव, या इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक या वर्णनात्मक वाक्य। फर्स्ट कौन सा हो गया? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक या वर्णनात्मक। सेकेंड टाइप हो गया पर्पस के अकॉर्डिंग, सेकेंड टाइप कौन सा हो गया बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। थर्ड टाइप हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, थर्ड टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य। फोर्थ टाइप इज इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इंपेरेटिव को क्या बोलते हैं? आदेश सूचक वाक्य। एंड लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नोट करना चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दोस्तों, जो सेंटेंस के अपन ने 5 टाइप पढ़े थे, 5 इंपॉर्टेंट जो मेन टाइप्स थे, उसमें जो पहला टाइप है था अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड स्ट्रक्चर, उसको अपन वापस देख रहे हैं। उसके अलग अलग टाइप है, उनको समझेंगे, ठीक है। तो उसमें जो पहला टाइप था असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक या वर्णनात्मक। मतलब इस जो सेंटेंस का जो ये टाइप है असर्टिव, इसमें कौन कौन सी चीज आएगी? कोई कथन हो गया या कोई फैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आएगी। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के, वो इस टाइप में आएंगे। सेकंड टाइप इज इंट्रोगेटिव, प्रश्न सूचक, नाम से ही पता चल रहा है क्या आएगा इसमें? प्रश्न। जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आता है, उनको क्या बोलेंगे? प्रश्न सूचक वाक्य। अपन सभी को पता है दोस्तों प्रश्न क्या होते हैं? जिसमें अपन किसी दूसरे से कोई इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रश्न। थर्ड टाइप हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक। अगर अपन कोई सडन अपना एक्सप्रेशन शो करना चाहते हैं, अपना कोई सडन भाव वो शो करना चाहते हैं, तो वो कैसे सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय मतलब कुछ सडन जो एक्शन होते हैं उनके भाव शो करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव में क्या चीज आएगी? आदेश सूचक। अगर अपन किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आदेश देना चाहता है, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो सब किस में आएगा? इंपेरेटिव में। और अगला हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ये क्या होता है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक। इसमें अगर अपन किसी को विश करना चाहते हैं, अगर अपन किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, अपन किसी को श्राप देना चाहते हैं, कर्स देना चाहते हैं, तो वो सभी चीजें किस में आएगी? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। अब वापस इनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, अगर इन
5 टाइप को आपने अच्छे से समझ लिया, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपने अच्छे से समझ लिया, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आराम से आप प्रश्न का जो टाइप है, जो सेंटेंस का टाइप है, क्या पूछना चाह रहा है, वो चीजें अपन आराम से सीख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट टाइप हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब कथनात्मक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो असर्टिव वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या क्या चीजें आती है, आओ देखते हैं। फर्स्ट थिंग, इसमें होता है स्टेट्स ऑफ फैक्ट्स। क्या चीजें होती है? कोई फैक्ट्स होंगे, तथ्य होगा, या कोई ओपिनियन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आइडिया हो सकता है या कोई स्टेटमेंट हो सकता है। ये सभी चीजें किस में आएगी दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस में। आराम से नोट कर लीजिए। फर्स्ट टाइप में क्या क्या चीजें आएगी? स्टेट्स ऑफ फैक्ट्स, सेकंड ओपिनियन, थर्ड आइडिया एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट। ये सभी चीजें किस में आएगी? असर्टिव, जो फर्स्ट टाइप का फर्स्ट टाइप असर्टिव सेंटेंस, उसमें ये सभी चीजें आएगी। इसके आगे सेकंड, इसमें और क्या होता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशंस। ये क्या देता है अपन को? अलग अलग टाइप की सूचनाएं देता है, ठीक है। तो कोई वाक्य है जो अपन को कोई सूचना दे रहा है, तो वो कौन सा टाइप होगा दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। ओके, एंड द लास्ट वन इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। इसकी मेन इंपॉर्टेंट पहचान क्या है? इसके अंत में क्या आएगा? एक फुल स्टॉप आएगा। इसके अंत में क्या आएगा? एक फुल स्टॉप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो असर्टिव सेंटेंस की 3 चीजें अपन ने पढ़ी। फर्स्ट टाइप इज, फर्स्ट थिंग इज इट कंटेन्स स्टेट्स ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडिया एंड स्टेटमेंट। एंड सेकेंड थिंग इज इट गिव्स इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज क्या होगी? वो ये वाक्य कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है असर्टिव सेंटेंस के लिए। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वो कोई सूचना या कोई फैक्ट या कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है, एंड द लास्ट वन इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये जो पूर्ण विराम बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, तो वो उससे एंड होता है। अब जब असर्टिव सेंटेंस को अपन पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे क्या देखते हैं जब टेंस पढ़ते हैं? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं बच्चे? पहला टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट अपन को सेंटेंस अगर अच्छे से समझना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो असर्टिव को वापस अगर 2 टाइप में बांटे, अगर असर्टिव के वापस 2 टाइप्स देखे, तो पहला टाइप क्या हो गया दोस्तों? अफर्मेटिव, या इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पहला टाइप कौन सा हो गया? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। असर्टिव का फर्स्ट टाइप क्या हो गया? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ओके, एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य। असर्टिव के 2 टाइप हो गए दोस्तों। फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का यूज नहीं करते, ओनली कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई तथ्य होता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सकारात्मक वाक्य। अपन किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य। एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, मतलब उसमें क्या होगा? नॉट का प्रयोग होगा। सेकंड जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, मतलब अपन किसी को क्या करेंगे? मना करेंगे। यूज ऑफ, इसमें क्या होता है? यूज ऑफ नॉट। तो जिन वाक्यों में नहीं या नॉट का प्रयोग होता है उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या देखा अपन ने? जो फर्स्ट टाइप होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक या वर्णात्मक वाक्य,
वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज अफर्मेटिव, उनको अलग वर्ड क्या होता है उनके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस। तो अगर कहीं पे पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसका मतलब क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उनको क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया बच्चों? आराम से इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप वापस दोबारा इसको आराम से देख सको। ओके, आगे और अच्छे से इसको असर्टिव सेंटेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन ने देखा था असर्टिव सेंटेंस होता है फर्स्ट टाइप। पर्पज के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन तो उसका फर्स्ट टाइप होता है सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है वो भी अपन ने देखा। उसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सेंटेंस जो होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य, वो इंग्लिश में बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले उनको अगर समझना है तो अपन को इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर, कोई भी अगर वाक्य होगा तो इंग्लिश में हर वाक्य के, हर टाइप के वाक्य के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। तो अपन को एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ओके, उसके साथ में आएगा वर्ब, उसके आगे आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अपन ने देखा था एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। अगर ये चीज आप समझ गए तो आगे फ्यूचर में जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो सब टाइप आराम से सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, उनके क्रम में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और सब टाइप आराम से सीख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा हो गया दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले आता है, अगर अपन को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और मेन इंपॉर्टेंट, एंड किससे होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नोट से। नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वापस हमेशा ध्यान रखना, वर्ब टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। एक जब अपन टेंस पढ़ते हैं या जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें टू टाइप्स की वर्ब्स आती है, दो टाइप्स की वर्ब आती है। क्रिया कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एंड द सेकेंड इज मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्रिया आएगी, और लास्ट में क्या आएगा, कर्म या ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दो टाइप की होगी, हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सहायक क्रिया हिंदी में देखें अगर इनको तो सहायक क्रिया, और दूसरा मुख्य क्रिया। इसको क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया, इसको मुख्य क्रिया।
सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। फिर इसको क्रिया, इसको कर्म, और इसको फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, वापस एक बार देख लीजिए। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट या कर्ता, उसके बाद में क्रिया या वर्ब। वर्ब दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसका क्रम यही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा मेन वर्ब, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर सही ढंग से देखे, बेसिक स्ट्रक्चर तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सही ढंग से देखे उसको और विस्तार से देखे तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर उसको टेंस के अकॉर्डिंग देखे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट इज मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अभी अपन ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन देखते हैं, कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या चेंज करना है, ध्यान से देखिए। यहां पे अपन ने अफर्मेटिव में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव चेंज करेंगे, तो क्या चेंज करना है, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट चेंज, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब, और लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। समझ में आया, अफर्मेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, कर्ता, क्रिया और कर्म। फिर उसको और समझने के लिए क्या किया अपन ने, उसको आगे समझने के लिए अपन ने क्या किया, वापस विस्तार से देखा। तो क्या देखा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव का। ये किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का, नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चेंज करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नोट कहाँ लगता है। ये कई बार जो एरर स्पॉटिंग के जो सेंटेंस आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं एरर देखने के लिए, तो उसमें कई बार पूछ लेता है, नोट को या तो क्या करता है हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख देता है या मेन वर्ब के बाद में लिख देता है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि नोट कहां पे आएगा, नोट हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मेन वर्ब से पहले। तो नोट की जगह क्या होगी, और वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे। स्ट्रक्चर में हमेशा नोट की जगह कौन सी होगी, थर्ड, या ऐसे याद रख लो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में।
नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये किसका हो गया? नेगेटिव का। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। नॉट का प्रयोग कहां होगा? तीसरे नंबर पे होगा या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में होगा। ये दो चीज याद रखनी है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहां होगा? या तो तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड वन इज नॉट। तो या तो तीसरे स्थान पे हो गया नॉट का प्रयोग, या फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया दोस्तों नोट? अब इसके देखते हैं अपन एग्जांपल्स। इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ दोस्तों, तो अपन देख रहे थे एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये देखेंगे। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर अपन को सेंटेंस बनाना सीखना है तो ये स्ट्रक्चर हमेशा अपने ध्यान में होना चाहिए। और ये भी चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, अगर इसका नेगेटिव चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे। ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। तो अफर्मेटिव हो गया ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एक वाक्य है, नॉर्मल वाक्य, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। इसको इंग्लिश में चेंज करना है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों किसी भी हिंदी वाक्यों को अगर इंग्लिश में चेंज करेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इनका इंग्लिश वर्ड, रोहन को क्या बोलते हैं, क्रिकेट को क्या बोलते हैं, खेलने को क्या बोलते हैं। तो इनका पहले इंग्लिश वर्ड लिख लेंगे। तो रोहन को सिंपल है रोहन बोलेंगे, क्रिकेट को क्रिकेट बोलेंगे, एंड खेलना को क्या बोलेंगे? ये है मेन वर्ब, खेलना मेन वर्ब और रहा है ये है हेल्पिंग वर्ब। इससे अपन को टेंस का पता चलता है, कौन से टेंस का यूज करना है, कैसे यूज करना, ये आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो इनका इंग्लिश खेलने को क्या बोलते हैं? ले। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? इनका इंग्लिश कन्वर्जन वर्ड टू वर्ड। अब ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है। तो
जो ये रोहन है ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, कर्ता। इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। जिन वर्ड के पीछे ना लगा सकते, जैसे खेलना, उठना, रोना, धोना, खाना, पीना, जिन हिंदी वर्ड शब्दों के बीच में ना लगा सकते उनको बोलते हैं मेन वर्ब। तो इसमें क्या है? खेल के पीछे ना लगाएंगे तो खेलना, खेलना एक मुख्य क्रिया होती है। खेलना क्या होती है? मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब क्या होगी इसमें? प्ले, प्ले। मेन वर्ब होगी प्ले। और क्रिकेट है, कर्ता क्या कार्य कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई। तो अपन को इसको अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो अपना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया रोहन, ठीक है। सबसे पहले अपन ने लिख लिया रोहन, सॉरी। सेकंड नंबर पे क्या आता है? सब्जेक्ट आ गया। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब बताती है इसमें कौन सा टेंस यूज होगा। जब अपन टेंस की क्लास करेंगे तो उसमें सब पता चल जाएगा। ये टेंस की पहचान होती है। ये क्या होती है? टेंस की पहचान। इससे अपन को पता चलेगा कौन से टेंस का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। इसमें रहा है, आ रहा है। तो रहा है किसकी पहचान है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आएगा इज, ठीक है। इज आर एम के साथ में आता है प्ले के साथ में, प्ले प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इसका हो गया प्लेइंग। एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्रिकेट। ये हिंदी का सेंटेंस, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। इसको इंग्लिश में चेंज करना है तो सबसे पहले इनका वर्ड टू वर्ड चेंज कर लिया इंग्लिश में। और अगला स्टेप है इनको अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जमाना है। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, रोहन है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग है मेन वर्ब और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। तो वापस अपना स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। इजी है दोस्तों। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को अगर नकारात्मक बनाना है, मतलब इस सेंटेंस में अगर नहीं का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? इसी सेंटेंस में अपन को नहीं का यूज करना है। तो रोहन क्रिकेट, यहां पे क्या होगा? नहीं खेल रहा है। इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव मतलब नहीं का प्रयोग करना, इंग्लिश में नॉट का यूज करना। तो हिंदी में हो जाएगा रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये हो गया नेगेटिव। पहले अपने अफर्मेटिव पढ़ा, अब पढ़ेंगे नेगेटिव। तो अब वापस कुछ नहीं करना है, नॉट का यूज करना है। नॉट का यूज करते ही ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहां पर रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब इसको वापस अपन स्ट्रक्चर के हिसाब से करें तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा? नॉट आएगा। इसमें सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस में जाएंगे तो क्या होगा? रोहन इज, ये होगी हेल्पिंग वर्ब। यहां पे अपन क्या करेंगे? यूज नॉट का। तो अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर नॉट का यूज करना है तो तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये हमेशा ध्यान रखना है। नेगेटिव चेंज करना है अगर अफर्मेटिव को तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अफर्मेटिव हो गया रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका नकारात्मक नॉट का यूज करना है तो क्या हो गया? रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
जल्दी से उतार लीजिए। दोस्तों अगर अपन को इंग्लिश के सिंपल वर्ड बनाना सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आप 5 सेंटेंस लीजिए, इजी इजी सेंटेंस जो आपके यूज आते हैं, उनको हिंदी में लिखिए पहले, फिर उनका वर्ड टू वर्ड इंग्लिश वर्ड लिखिए, फिर उनको स्ट्रक्चर के हिसाब से जमाइए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश के जो सेंटेंस वाक्य कैसे बनते हैं तो वो सीखना है तो सबसे पहले अपन को पहचान करनी आनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये चीज़ आप 4 चीज़ सीख गए तो आराम से आप इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। उसमें अपन ने पढ़ा सॉरी, उसमें 2 टाइप पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, दूसरा पढ़ा था नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। ये 2 टाइप हो गया अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के। नेक्स्ट अपना टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अपना टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, असर्टिव के बाद में सेकंड टाइप क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। अगर सेंटेंस में अपन कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, अगर कुछ अपन को इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करनी है तो अपन क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो उसी सेंटेंस को क्या बोलेंगे, प्रश्नात्मक वाक्य, है ना। और मैंने पहले बताया था इसकी पहचान क्या है, लास्ट में क्या यूज होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह यूज होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, इसमें हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड, इसमें क्या होता है, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये किससे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे खत्म होंगे, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। हमेशा इसमें लास्ट में क्या लगेगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप पढ़े थे, एक था सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था नकारात्मक सेंटेंस, है ना। तो वैसे ही वैसे इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज, पहला टाइप हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्या हो गया दोस्तों, यस नो टाइप क्वेश्चन। ये हमेशा स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या हो गया दोस्तों, यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें आंसर देना होता है। आगे वाला अपन से कोई प्रश्न पूछेगा, उसका आंसर यस या नो में होगा। जैसे कोई पूछ रहा अपन से क्या आप चाय पियोगे, तो उसका आंसर क्या होगा, या तो होगा हाँ मैं पीऊंगा, या होगा नहीं पीऊंगा। तो हमेशा इसका क्या होता है, आंसर यस या नो में होता है, ठीक है। सेकंड टाइप होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, इट स्टार्ट विथ WH वर्ड। ये हमेशा किससे शुरू होंगे, WH वर्ड से शुरू होंगे। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, जैसे हु मतलब कौन। नेक्स्ट है व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हाउ कैसे, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा। तो ये कुछ WH वर्ड है, इनके अलावा खूब सारे होते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, वो क्या क्या चीजें होगी उसमें, हमेशा ये क्वेश्चन प्रश्न पूछेगा, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्नवाचक चिन्ह से खत्म होंगे। ये 2 टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है यस नो टाइप क्वेश्चन, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होगा। दूसरा टाइप है इसका WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, इट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। जो WH वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होगा प्रश्न। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, हु, व्हेन, व्हाई, हुज, वेयर एंड विच। ये कुछ WH वर्ड है। इसमें क्या होगा, WH वर्ड वाले क्वेश्चन में ये कुछ अपन से इंफॉर्मेशन पूछेगा। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो अपन आंसर देंगे मैं जैतारण में रहता हूँ, मैं जोधपुर में रहता हूँ। सेकंड,
आप कौन है, आपका नाम क्या है। एक इसमें और होता है इंपॉर्टेंट व्हाट, क्या। तो व्हाट हो गया, हु, व्हेन, व्हाई, हुज, वेयर, विच, ये हो गए WH वर्ड्स। ठीक है दोस्तों। आगे अपन चर्चा करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पढ़े थे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो हमेशा सबसे पहले अपन को अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, असर्टिव के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना है। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर आता है तो उससे आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, उससे आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, और खूब सारे टाइप के सेंटेंस बना सकते हो। उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मामूली चेंजेस करने हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। नेगेटिव में अपन ने क्या किया था, यहाँ पे नॉट लगाया था। स्ट्रक्चर यही था, तीसरे नंबर पे नॉट का यूज होता है। अफर्मेटिव का हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा तो ये नेगेटिव हो गया। अब कुछ चेंज नहीं करना है, नॉर्मल चेंज। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अपन ने पहले पढ़ा था, इट स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता, जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में, यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, क्या किया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लिया। तो बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एंड लास्ट में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो क्या चेंज किया अपन ने दोस्तों, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब लेके आ गए, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट चला गया। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है WH वर्ड वाला, सेकंड टाइप WH वर्ड, ये कौन सा था, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब वाला किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर जो ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर था उसको कॉपी कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहां कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है,
फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है जिसमें यस या नो में आंसर देंगे? यस या नो में इसका आंसर आएगा। और ऐसे सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। और उसके बाद में क्या आएगा? इसमें टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव के बाद में वापस V1, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बना दोस्तों? सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हर सेंटेंस ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सेकंड सेंटेंस है, इज इट रेनिंग? क्या वर्षा हो रही है? क्या वर्षा हो रही है? तो वापस अगेन इसका भी आंसर कैसे होगा? यस या नो में। या तो होगा हाँ हो रही है, या होगा नहीं हो रही है। इज इट रेनिंग? अगेन इसमें भी इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। इट का ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। ये दो सेंटेंस हो गए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम? नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम? ये कौन सा टाइप हो गया? ये सेकंड टाइप हो गया जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, और ये WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदर इंफॉर्मेशन। वैसे ही ये क्या हो गया? WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये रहना, लिव का मतलब रहना, जिसके पीछे ना आ रहा वो क्या है? मेन वर्ब, और ये हो गई इंफॉर्मेशन। तो इसमें पूछ रहा है वेयर डू यू लिव इन जोधपुर? आप जोधपुर में कहाँ रहते हैं? आप जोधपुर में कहाँ रहते हैं? तो जोधपुर में जगह के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? वेयर डू यू लिव इन जोधपुर? अगर इन सेंटेंस को, जैसे इज इट रेनिंग, इसका अगर अफर्मेटिव बनाना अपन को वापस, कई बार क्या, जैसे ट्रांसलेशन के जो सेंटेंस होते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस होते हैं, उनमें ये मोस्टली पूछा जाता है कि अफर्मेटिव से क्या बनाओ, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाओ, असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ। कई बार ऐसी चीजें पूछी जाती है, तो वो कैसे चेंज करेंगे? हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना है। तो अगर इसका मैं बोलूं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, इज इट रेनिंग? Is it raining? Translate it into affirmative sentence। तो क्या हो जाएगा? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा इट। इट क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज रेनिंग। ये इसका नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य हो गया। इट इज रेनिंग, इसका वापस हो गया इज इट रेनिंग। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
अभी तक अपन ने देखा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप देखे, फर्स्ट था अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड था नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, सेकंड टाइप था नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में अपन ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वापस टू टाइप्स, फर्स्ट था यस या नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें उत्तर हमेशा हाँ या ना में देना होता है और वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरा देखा अपन ने WH वर्ड, जिसमें कोई अपन से कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है अपना, नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं अगर, तो नेक्स्ट थर्ड टाइप है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय सूचक वाक्य। ये क्या होते हैं आओ देखते हैं। फर्स्ट है इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। ये इसमें क्या आएगा, या तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे या एक्साइटमेंट होगा। इमोशंस मतलब ये वाक्य भाव प्रकट करते हैं, तुरंत अपने भाव चेंज हो रहे हैं। किसी को अचानक किसी को देख रहे हैं तो या तो सरप्राइज्ड होंगे, खुशी होगी, दुख होगा। जो तुरंत जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ओके। सेकंड, इट यूजेज एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या यूज करते हैं, उसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जो अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है उसमें लास्ट में क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। वैसे इनके लास्ट में क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, विस्मय सूचक शब्द। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कैसा होता है, ऐसा। जैसे कुछ एग्जाम्पल, ये जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो या तो व्हाट से शुरू होंगे। व्हाट वैसे तो इंट्रोगेटिव में यूज होता है, लेकिन किसी के बारे में अपन किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी चीज की अगर अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं तो व्हाट या हाउ से वो वाक्य शुरू होंगे। जैसे व्हाट या हाउ से। ओके। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो इसमें लास्ट में क्या यूज हुआ अपने, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसका मतलब ये एक प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये जो सनसेट है उसकी प्रशंसा कर रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट मतलब कितना सुंदर सनसेट है, जो व्यू आ रहा है, जो सनसेट का जो सीन हो रहा है वो अत्यधिक सुंदर है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट मतलब सूर्यास्त का जो सीन है वो अत्यधिक सुंदर है। सेकंड है हाउ कोल्ड इट इज आउटसाइड। यहां पे यूज किया अपन ने हाउ। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड सेंटेंस हाउ कोल्ड इट इज आउटसाइड। इसका क्या मतलब हुआ, बाहर कितनी ज्यादा सर्दी है। इसका क्या मतलब हुआ, बाहर कितनी ज्यादा सर्दी है। तो अत्यधिक सर्दी मतलब नॉर्मल सर्दी नहीं, अत्यधिक सर्दी के बारे में बता रहे तो हाउ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ओह आई लव दिस सॉन्ग। मैं इस सॉन्ग को, इस गाने को अत्यधिक पसंद करता हूं। अगर लास्ट में ये मार्क आ रहा है इसका मतलब अपन किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है अमेजिंग यू डिड अ ग्रेट जॉब। अमेजिंग यू डिड अ ग्रेट जॉब, इसका क्या मतलब है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अमेजिंग मतलब शानदार, यू डिड अ ग्रेट जॉब आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया। यू डिड अ ग्रेट जॉब आपने बहुत सुंदर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट है ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज। मतलब अपन खेद प्रकट कर रहे हैं, अपन को किसी चीज का खेद प्रकट हो रहा है। मतलब ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज, ओ मैं अपनी जो चाबी है, जो चाबी का जो गुच्छा है वो घर पे भूल गया। नोट कर लीजिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वापस देखे तो इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। सेकंड है इट यूजेस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स।
नेक्स्ट, फोर्थ टाइप, अभी तक अपन ने 3 टाइप पढ़ लिए। फर्स्ट था असर्टिव या डिक्लेमेटरी सेंटेंस, सेकंड था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड द फोर्थ वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा टाइप हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, इसकी पहचान होगी, इट गिव्स अ कमांड और मेक इज रिक्वेस्ट। इट गिव्स अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट। इसमें क्या देते हैं, या तो किसी को कमांड देंगे या किसी से प्रार्थना या रिक्वेस्ट करेंगे, या किसी को कमांड ऑर्डर देंगे या क्या करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। या तो किसी को कमांड देंगे, कोई ऑर्डर देंगे, या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। ये सभी किसमें आएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। और क्या होगा इसमें, इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट वन इज डिमांड, या तो कोई अपने से किसी चीज की डिमांड करेगा। जैसे डिमांड कैसे करेंगे, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास लाके दीजिए। अपन किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड टाइप हो गया इंपेरेटिव का सेकेंड टाइप। और क्या क्या चीजें होती है इसमें, अपन किसी को कोई सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। सजेशन मतलब सुझाव, तो सुझाव कैसे देंगे, नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स यू, नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स यू, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो अपनी केयर करता है। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स यू, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो अपनी केयर करता है। नेक्स्ट, सी टाइप। सी नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, किसी से अपन रिक्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट था डिमांड कर सकते हैं, सेकंड है कोई सजेशन दे सकते हैं किसी को, अगला है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की क्या पहचान होगी, सेंटेंस में प्लीज का यूज होगा। सेंटेंस में क्या यूज होगा, प्लीज। तो प्लीज जहां पे भी आएगा उसका मतलब अपन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ओपन द विंडो। इस टाइप के सेंटेंस कैसे होंगे, प्लीज ओपन द विंडो। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट के लिए हमेशा होता है प्लीज का यूज, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज क्लोज द लाइट्स। और क्या हो सकता, प्लीज क्लोज द लाइट्स। नेक्स्ट टाइप हो गया किसी को ऑर्डर देने के लिए। जैसे ऑर्डर, कोई टीचर है अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे सकता है, कोई सीनियर है अपने जूनियर को दे सकता है। जैसे डू योर असाइनमेंट एट योर होम, अपने जो असाइनमेंट है, अपना जो कार्य है वो कहां पे करना, घर पे करना। मतलब ऑफिस टाइम खत्म हो गया, अब जो भी अपना असाइनमेंट है वो घर पे कंप्लीट करना, इसका मतलब ये होता है। तो ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर कौन देगा, जो भी सीनियर होता है। जो सीनियर होते हैं वो अपने जूनियर को देते हैं। जैसे टीचर हो गया स्टूडेंट को दे रहा है, प्रिंसिपल हो गए वो टीचर्स को देंगे, या कोई मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज वार्निंग या इंस्ट्रक्शंस, किसी को चेतावनी देते हैं। जैसे नेवर टच माई फोन, मेरा फोन कभी टच मत करना, या फिर नेवर यूज माई मोबाइल, नेवर टच माई बिलोंगिंग्स, कुछ भी बोल सकता है। अपन किसी को चेतावनी दे रहे, भाई मेरी जो भी चीजें हैं उनको आप टच मत करना, भूल के भी टच मत करना, ये हो गई वार्निंग्स। तो ये कौन सा टाइप हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। अपन किसी को क्या दे रहे, या तो डिमांड कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, या वार्निंग दे रहे हैं। ये हो गया फोर्थ टाइप। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ओके फ्रेंड्स, नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट, नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। फिफ्थ टाइप क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य ये क्या होता है देखते हैं। इट एक्सप्रेस विश, इसमें क्या एक्सप्रेस होगा? क्या अपन बताएंगे? या तो कोई विश अपनी मनोकामना, या प्रेयर प्रार्थना, या डिजायर इच्छा, या कर्स, कर्स मतलब किसी को श्राप देना। तो इसमें जो लास्ट इच्छा सूचक वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें अपन क्या क्या चीजें देखेंगे? या तो किसी को विश कर रहे हैं, किसी के लिए क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं, कोई मनोकामना मांग रहे हैं, या प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, या कर्स, कर्स मतलब क्या होता है? किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं। ये सभी चीजें किस में आएगी? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगी। सेकंड है इट ब्रिंग्स वर्ड्स लाइक मे या विश। इस जो सेंटेंस का टाइप है उसमें दो चीजें आएगी, या तो आएगा मे या विश, या तो स्टार्ट होंगे मे से या स्टार्ट होंगे विश से। कैसे स्टार्ट? या तो मे से या विश से। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए। फर्स्ट एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू। मे आ गया, फिर गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें अपन किसी को क्या कर रहे हैं? किसी को अपन आशीर्वाद विश कर रहे हैं, या इसमें क्या दे रहे हैं? अपन किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। या फिर मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट इसका टाइप हो गया मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। अपन किसी के लिए मनोकामना करते हैं। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, जैसे मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सक्सेड सफल हो। ये मे के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है, ये हो गया मे का। नेक्स्ट है विश, या तो मे से स्टार्ट होंगे या विश से स्टार्ट होंगे। जैसे विश यू ऑल द बेस्ट, किसी को अपन किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। जैसे विश यू ऑल द बेस्ट मतलब आपके जो भी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सब चीजें आपके अच्छी हो। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल इज विश यू अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। किसकी मनोकामना कर रहे हैं? आपके जीवन में आपको निरंतर क्या मिले? सफलता मिले। आपकी जो लाइफ है वो कैसी हो? सक्सेसफुल हो। ओके, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विश, मैं मनोकामना करता हूं। आई कुड विन द लॉटरी, मैं आशा करता हूं। आई कुड विन द लॉटरी, मैं क्या जीतूं? ये मेरी इच्छा है। आई कुड विन द लॉटरी, जो लॉटरी होती है उसमें मैं जीत जाऊं, जो प्राइज होते हैं वो जीत जाऊं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक अपन ने जो सेंटेंस के जो फर्स्ट टाइप था पर्पस या स्ट्रक्चर, उसमें 5 टाइप पढ़े। फर्स्ट टाइप क्या, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा पढ़ा? ओके, तो फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ा असर्टिव। फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके 2 टाइप पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप पढ़ा अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछते हैं। उसके 2 टाइप कौन कौन से पढ़े? यस नो वाले या
जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा WH वर्ड। फर्स्ट टाइप असर्टिव, उसके दो टाइप अफर्मेटिव नेगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके वापस दो टाइप, एक तो यस नो वाले, एक WH वर्ड वाले। थर्ड टाइप क्या पढ़ा अपन ने? इंपेरेटिव सेंटेंस। एक पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंस, एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये मुख्य 5 टाइप होते हैं सेंटेंस के: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ भी अपन जैसे पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो ये 5 टाइप अपन को पता होने चाहिए, इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, किस सेंटेंस के टाइप में क्या चीज यूज होती है, उसमें कौन कौन से भाव यूज होते हैं, वो सभी अपन को पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट। दोस्तों, ये जो अपन सेंटेंस के जो टाइप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने कंपटीशन एग्जाम्स में काम नहीं आते। ये जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, सबके लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट हो गया जो सेंटेंस का सेकंड टाइप था, अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स। सेकंड टाइप क्या था? ये चीज सिंटेक्स वाली, ये जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं 12th तक, उनके लिए बहुत यूजफुल चीज है, अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स। तो इसमें पहला टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप इज सिंपल सेंटेंस। सिंटेक्स के हिसाब से पहला टाइप क्या हो गया दोस्तों? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। जो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होंगे उनमें क्या होगा दोस्तों? या तो एक सेंटेंस होगा, और एक सेंटेंस भी कैसा सेंटेंस? वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र वाक्य। एक स्वतंत्र वाक्य होगा जो किसी भी दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। एक सिंपल वाक्य जैसे he eats, जैसे he eats, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक स्वतंत्र वाक्य है। नेक्स्ट है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग दूसरा टाइप, कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले अपन ने पढ़ा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब एक साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में क्या होगा? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र वाक्य होगा। क्या होगा? एक स्वतंत्र वाक्य होगा। नेक्स्ट दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है? जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, दो क्या हो? स्वतंत्र वाक्य। दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वो कैसा सेंटेंस कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा कैसा वाक्य होता है? कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट सिंपल जिसमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है, दूसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य होंगे। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होगा दोस्तों? एक स्वतंत्र वाक्य होगा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। इसमें एक स्वतंत्र और एक डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर। मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, एक इनकम्प्लीट, मतलब एक वाक्य दूसरे पे निर्भर करेगा। जैसे ये जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, अगर इसको अपन अकेले को लिखेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, मतलब वो अधूरा सेंटेंस लगेगा। तो ये डिपेंडेंट हमेशा किस पे डिपेंड रहता है? इस सेंटेंस पे डिपेंड रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। एंड द फोर्थ वन इज
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आखिरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें क्या होगा दोस्तों? दो स्वतंत्र वाक्य, एक निर्भर वाक्य। आपस देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस, जो सेंटेंस का जो दूसरा टाइप था उसमें अपन 4 टाइप पढ़े अपन ने। फर्स्ट टाइप था सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसे होते हैं? जिसमें एक स्वतंत्र वाक्य हो, जैसे ही ईट्स, ही प्ले, ही स्विम, मतलब ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, ये अपने आप में क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। सेकंड वाक्य हो गया, सेकंड टाइप हो गया अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें क्या होंगे? 2 स्वतंत्र वाक्य होंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होंगे? जिसमें एक स्वतंत्र और एक निर्भर है। लास्ट वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब 2 इंडिपेंडेंस, 2 स्वतंत्र और एक उसमें क्या होगा? निर्भर। 2 क्या होंगे? स्वतंत्र, एक क्या होगा? निर्भर। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देख लीजिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं? मतलब स्वतंत्र वाक्य क्या होता है? जैसे ही ईट्स, वह खाता है, कंप्लीट है, अपने आप में ये क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये किसी वाक्य पे निर्भर नहीं है। खाता है मतलब पूरा सेंटेंस है। और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं? मतलब किसी दूसरे वाक्य पे निर्भर, जैसे बिकॉज द मिल्क वॉज टू हॉट, बिकॉज द मिल्क वॉज टू हॉट, शी कॉल्ड इट इन द फ्रिज। ये सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिए। बिकॉज द मिल्क वॉज टू हॉट, बिकॉज द मिल्क वॉज टू हॉट, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस कॉमा से पहले, बिकॉज द मिल्क वॉज टू हॉट, ये एक सेंटेंस है। क्योंकि दूध बहुत ज्यादा गर्म था, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा गर्म था। तो अगर ये अकेला सेंटेंस हो तो ये अपने आप में कंप्लीट है? नहीं, ये आधारित है। सीधा दिमाग में आएगा, हाँ भाई बहुत ज्यादा गर्म था तो क्या करना है, ठीक है। तो आगे, सी कॉल्ड इट इन द फ्रिज, सी कॉल्ड इट इन द फ्रिज, ये क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाक्य हो गया। और जो ये बिकॉज द मिल्क वॉज टू हॉट, ये क्या है? एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इस वाक्य पे निर्भर करेगा, ये अकेला नहीं आ सकता, ये सेंटेंस अकेला आ सकता है। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई, डिपेंडेंट सेंटेंस कैसे होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इज हाउ टू मेक ए सेंटेंस। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया एक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर किसी वाक्य को अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पहले क्लास में बताया था। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। लास्ट वन इज
डिटर्मिनर्स। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताए थे पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, वो एक टाइप के क्या होते हैं, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स। ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता करना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और इसके अलावा कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या कंजक्शन, प्रीपोजिशन और क्या क्या चीजें पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन को ये पता करनी पड़ेगी पार्ट ऑफ स्पीच। अगला क्या काम है अपना, एक सेंटेंस बनाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टेंस। नेक्स्ट क्या है, अगला काम क्या है, जब अपन को ये पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता चल गया, तो अगला काम है अपना टेंस। उसमें काल कौन सा है, उसमें काल या टेंस, उसमें काल या टेंस कौन सा है। सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच किया, उसके बाद में आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस का पता किया, एंड द लास्ट स्टेप इज ट्रांसलेट द सेंटेंस। उसको क्या करेंगे, फाइनल काम क्या है, हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसमें पूछेंगे हिंदी मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कीजिए, और इंग्लिश में पूछेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। तो अगर दोस्तों अपन को ये सब चीजें अगर पता है, क्रम टू क्रम स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टाइप कौन सा है सेंटेंस का, तो अपन निश्चित ही उस सेंटेंस को, उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। एक फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें एक ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, या पूछेंगे इंग्लिश टू हिंदी। ये दो प्रश्न पक्के आएंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपन को ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, इनकी पहचान होगी तो आराम से वो क्वेश्चन करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और कुछ प्रश्न है तो कमेंट में आप अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं, मैं उसका उत्तर है, उसका आपकी जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।